स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम DsP3 संकरण व sp3d संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्रमण जब एक S व 3p व एक d कक्षक मिलकर संकरण करते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3d संकरण कहते हैं। इस संकरण में d कक्षक कौन सा भाग ले रहा है, इसके आधार पर दो प्रकार की आकृति बनती है। मतलब d जो कक्षक है, कौन सा d कक्षक इसके अंदर भाग ले रहा है कि dx² ले रहा है या कोई दूसरा d भाग ले रहा है, उसके आधार पर इनकी आकृतियाँ दो प्रकार की आकृति बनती है। एक S कक्षक, 3p कक्षक px py pz और एक z कक्षक dx²y² जब कक्षक मिलता है तो स्क्वायर पिरामिडल आकृति बनती है, तो sp3d संकरण बनता है। जब एक dx² - y² व एक s व तीनों p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल संरचना बनती है। जैसे NiCN5 की जो संरचना बनती है, ये स्क्वायर पिरामिडल संरचना बनती है। मैं इस प्रकार के कंपाउंड में संकुल आयन में इस प्रकार की संरचना बनती है। जब एक व S व 3p व एक dz स्क्वायर कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, हमने बताया कि दो प्रकार से, मतलब d संकरण कौन सा भाग ले रहा है, d कक्षक जो भाग ले रहा है तो dx² - y² भाग लेता है तो स्क्वायर पिरामिडल संरचना बनती है, और dz² अगर उसके अंदर भाग ले रहा है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड संरचना बनती है। जब एक S व 3p व एक dz² कक्षक संकरण में भाग लेता है तो एक त्रिकोण द्विपिरामिड ट्राइगोनल बाई पिरामिड आकार बनती है। इसमें तीन कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर त्रिभुजाकार में होते हैं, जबकि शेष दो कक्षक इस त्रिकोण के नीचे व ऊपर 90 डिग्री के कोण पर लंबवत स्थित होते हैं। परमाणु का नाभिक त्रिभुज के केंद्र में होता है। मतलब इस प्रकार से ट्राइगोनल बाई पिरामिड संरचना बनती है, और एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे लंबवत लटके रहते हैं, लंबवत स्थित होते हैं। नेक्स्ट है D2sp3 संकरण व sp3d2 संकरण। मैंने बताया था कि d कक्षक बाहर अंदर वाले भाग लेते हैं तो D2sp3, और बाहर वाले भाग ले रहे हैं, इनर ऑर्बिटल ले रहे हैं तो D2sp3, और आउटर ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो sp3d2 संकरण पाया जाता है। इस संकरण में एक S व 3p तथा दो d कक्षक मिश्रित होकर 6 sp3d2 संकरण कक्षक बनाते हैं तथा एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल संरचना प्राप्त होती है। इसके अंदर क्या कौन से भाग लेते हैं, एक S 3p और दो d कक्षक, एक तो d² - y² और एक dz² कक्षक जब भाग लेते हैं तो ऑक्टाहेड्रल संरचना प्राप्त होती है। इस संरचना में चार भूमध्य कक्षक एक ही तल में एक वर्ग के कोनों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, जबकि शेष दो अक्षीय कक्षक इस वर्ग के लंबवत ऊपर व नीचे की ओर स्थित होते हैं। मतलब चार तो कहाँ है, 1 2 3 4, और दो कहाँ है, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे कि इसमें ग्राउंड स्टेट के अंदर है SF6 की अगर अपन स्ट्रक्चर की संरचना ले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3s2 3p4 3d0। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये सभी में 3s से कहाँ चल जाएंगे, 3d के अंदर। यहाँ पर से 3s में एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा, 3d में चल जाएगा, 3p से भी किस में चल जाएगा, 3d में। तो यहाँ पर sp6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार sp3d2 संकरण में जो 6 नए कक्षक बनेंगे उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और छहों कक्षक फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करके 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार SF6 का अष्टफल के अणु बन जाएगा, जिसमें समस्त FSF कोण 90 डिग्री के होंगे। लास्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक S कक्षक व 3p कक्षक तथा 3d कक्षक dxy dxz और dz परस्पर मिश्रित होते हैं तो 7 नए sp3d3 संकरण बनाते हैं। इनमें से 5 कक्षक समपंचभुजाकार में एक ही तल में
72 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, जबकि शेष दो उसके लंबवत ऊपर व नीचे 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इस प्रकार पेंटागोनल बाइपिरामिडल संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक sp3d3 संकेत कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है और नए फ्लोरीन के pz कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके पेंटागोनल बाइपिरामिड संरचना में एक IF7 का अणु का निर्माण करता है। IF7 की इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। नेक्स्ट एक क्लास के अंदर अपन किस प्रकार से सीखेंगे कि किसी कंपाउंड में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा।